students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is data handling. तो जो हमारा डाटा हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिससे हम अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जिससे लोगों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इजीली ग्रैब कर सकें. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे साथ डाटा हैंडलिंग. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. So after studying this chapter, you will learn about this like data, organization of data, then collection of data, frequency distribution, presentative values, bar graph, chance and probability. तो ये सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं. ओके, तो सबसे पहले आता है हमारे पास डाटा. That is the collection of particular type of information in the form of numerical values or figures is called set of data. In short, numerical information is called data. यहाँ पे देखेंगे that is information from our and other experiences is collected, recorded, presented, and organized in the form of tables, graphs, etc. Analyzed and interference are drawn from the. ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हम कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. तो ये सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, डाटा में. चलिए नेक्स्ट इज टू कलेक्ट टू कलेक्ट, organize and present these numerical data in a simplified, specific way so that their analysis and interpretation become better is called statistics. तो statistics क्या करता है, जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से कलेक्ट करता है, अरेंज करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है. तो सही प्रोसेस हम कहाँ पर सीखते हैं, statistics में. So next is collection of data. So the temperature chart of one particular day will not tell us about the weekly average. On the other hand, the weekly average will not reveal the temperature on a specific day. तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप डाटा देखने जाते हैं डेली बेसिस का और आप डाटा जो रिकॉर्ड कर रहे हो एवरेज बेसिस पे कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है. ठीक है, आप डेली बेसिस का डाटा देखना चाहते हैं तो डेली बेसिस की ऑब्जर्वेशंस आपको देखनी पड़ेगी, और अगर आप एवरेज बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आपको एवरेज बेसिस पे ही ऑब्जर्वेशंस देखनी पड़ेंगी. ओके, सो चलें. So सबसे पहले यहाँ पे हमें बताया गया बिफोर कलेक्टिंग डाटा वी नीड टू नो इट्स स्पेसिफिक पर्पस. दैट इज व्हाट वी वुड यूज इट फॉर. A purpose and appropriate collection of information and facts is needed. For example, to know the performance of certain class in mathematics need not to note weights of students. अब देखिए हमने यहाँ पे क्या देखा, मैथमेटिक्स का तो हमने एग्जाम है ही करा और यहाँ से हम उनकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, लेकिन हम बात किसी करना चाह रहे हैं वेट्स की, ये तो है ही नहीं. तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पर्पस, कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और तो हमें उसका पर्पस जरूरी है भी या नहीं. ओके, सो यहाँ पे देखिए पर्पस से परफॉर्मेंस ऑफ योर क्लास इन मैथमेटिक्स एंड एप्रोप्रिएट डाटा हमारे पास इसका है मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इन मैथमेटिक्स. तो हम डाटा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में जैसे हमने रो डाटा कलेक्ट करा तो हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, और वी ऑर्गेनाइज द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये सारा हमारा डाटा किसमें हो जाएगा, जैसे अनग्रुप डाटा है इसको हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा जो कि इस फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में, बस लाइक देखिए 71, 61, 54 and 53, 52, 50 and 15, 49 and so on. So these type of data is arranged in a systematic order. Okay, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास that is range. The difference between the highest and the lowest value of the observation in a given set of data is called its range. जैसे कि हमने ये सारे ऑब्जर्वेशन कर दिए, हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी हमारी 71 एंड लोएस्ट कितनी थी 7, तो इसका डिफरेंस कितना होगा 64. दैट इज आवर रेंज. ओके, अगर हम बात करें किसी शॉप पे जाकर हम बोलते हैं ना रेंज, तो हम यही तो बोलते हैं अब लोएस्ट और हाईएस्ट बताइए आपसे कम से कम कितने का आपके पास आइटम है या फिर हाईएस्ट कितने का आइटम है. ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. That is, however, the data in the above form is not easy to understand. This data need to be presented in the form of systematic way. Systematic presentation is called organization of data. अब देखिए जैसे हमारे पास ये नंबर्स हैं, मार्क्स है, मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, जस्ट लाइक हम जो नंबर लिए 1 to 5 तक,
देन अमित है, नमन है, शीला है, जोहाना, छवे। तो सबके मार्क्स आपको यहाँ 53, 90, 22, 61, 15। सो नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, इनके लिस्ट में आए और हमने जो अरेंज करा है वो हाईएस्ट टू लोएस्ट करा है। ये सबसे ज़्यादा मार्क्स इसके हैं ललित के, मिथाली के कितने 61, कनिका 54, सूरज 53, हर्ष 52। क्लियर। चलिए, तो ये जो हमने डाटा टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है इसको क्या बोलते हैं, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एंड उसके बाद आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम क्या देखेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज मोर मीनिंगफुल एज इट कन्वेज द फीचर्स ऑफ रो डाटा एट अ क्विक ग्लैंस। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास मार्क्स भी बने 1 to 9, यहाँ पे टेलीमार्क्स के बने 1 2 1 3 4 4 2 1 1। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी देखें, दिस इज 1 2 1 3 5 4 2 1 1। सिंपल एज दैट। ओके, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज की बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास सेंटर वैल्यू है, टेंडेंसी है, या फिर कोई भी हमारे पास डिग्री होगी, जो भी वैल्यू होगी हायर लोअर, तो वो हम देखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले गिवन एवरेज। एवरेज इज द नंबर ऑब्टेन आफ्टर शेयरिंग ऑल द हायर एंड लोअर ऑब्जर्वेशंस बाय ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये सारी क्या हो गई हमारी representative value. In other words, average is the number indicating the representative or center value of set of data or a group of observation that this is representative or center value is known as measure of center tendency. तो tendency का मतलब क्या होता है ये भी देख लेते हैं। That is, tendency means to have one particular quality or feature more than other. Okay, shall we? Next here we are an average is the number representing the entire data. यहाँ पर हम देखने वाले हमने क्या क्या एवरेज निकाला है, जस्ट लाइक अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन। तो ये सेंट्रल वैल्यू मेजर्स करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं। तो चलिए अरिथमेटिक मीन देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग अरिथमेटिक मीन। सो अरिथमेटिक मीन्स of several observations the value which is equally shared among all the observations। ये हम जो भी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं उसमें कैसी वैल्यू लेंगे जो सबको हम इजीली शेयर कर सकें, मतलब मिडल वैल्यू टाइप। ठीक है, कि अगर जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, एग्जाम दिए और 82 83 84 89 87 सब में मार्क्स ऐसे आए, तो एक मिडल वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे जस्ट लाइक 84%। तो वो क्या है, सबके मिलजुल के सबके आसपास ही बैठी हुई। ठीक है, तो वो होता है हमारा एवरेज और उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन number of observations। यहाँ पे आता है नोट, sometimes we call the arithmetic mean simply as mean। okay, then उसके बाद हम आगे चलते हैं। so next here we are having our exercise that is 13.1 and इसमें हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखिए related to our arithmetic mean। so यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 2 पिक कर लेता हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, तो वो देख लेते हैं। So here we are having the ages in years of 10 teachers of a school are। तो यहाँ पे ages given है just like this one। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास जस्ट लाइक 23। ठीक है, देन वी आर हैविंग 26, देन वी आर हैविंग 28, देन वी आर हैविंग 32, देन 33, 35, 38, then we are having 40, 41 and 54। ओके, तो ये सारी क्या हो गई हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए अब आंसर्स देते हैं। व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट टीचर। तो ओल्डेस्ट की बात करें
तो ओल्डेस्ट कौन हो गया हमारे पास, दैट इज 54 ईयर्स। ठीक है, देन यंगेस्ट की बात करें, ओके, तो यंगेस्ट हो गया हमारे पास 23 ईयर्स। ओके, देन इज बी पार्ट, व्हाट इज द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ द टीचर। अगर हम यहाँ पर रेंज निकालें तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, रेंज की बात करें, रेंज इक्वल्स टू क्या होगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट हमारे पास कितना है, दैट इज 54, लोएस्ट कितना है हमारे पास 23। तो ये कितना हो गया, 31 ईयर्स। ओके, देन उसके बाद थर्ड पार्ट पर दैट इज व्हाट इज द मीन एज ऑफ दीज टीचर। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एवरेज निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए चलिए हम इसको यूज करेंगे। ओके, मीन का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज, तो मीन का फॉर्मूला होता है दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो चलिए सम करते हैं। ये जितनी भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर उनका सम करेंगे, उसके बाद यहाँ पर उनका नंबर फाइंड आउट करेंगे। अपॉन, अब देखिए हमारे पास कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो वी आर हैविंग 10। चलिए, दिस इज 20 40 50 60, देन 90 120 150 180 90 200 220 260 and 310। Okay, then we are at 6 plus 3 9, 9 plus 8 17, 17 plus 4 21, 24, 29, 30, 38, 42। So we are having 42 here. अगर आप इनका ऐड करेंगे दैट इज 352/10। सो आपका एवरेज मीन कितना आ गया, 35.2। ओके, दैट इज योर आंसर। तो इसी टाइप से आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन के सारे क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम अपने मोड पर। That is, a shopkeeper sold umbrellas of different colors to find out weekly demand for different colors of umbrellas that the shopkeeper examined for her sale for a week। अब देखिए यहाँ पे ब्लैक की सेल कितनी है, 0, ब्लू 10, ग्रीन 21, येलो 15, ऑरेंज 9, रेड 10, वाइट 1। तो यहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमसे क्या बोला गया है कि अगर हम एवरेज निकालेंगे तो हम सबको सम करेंगे अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1। तो अगर, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए मोड ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सबसे ज्यादा टाइम्स जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन सा अम्ब्रेला सोल्ड आउट हुआ है, दैट इज 321 टाइम्स। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा मोड। ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग मोड ऑफ लार्जर डाटा। अब देखिए ऑब्जर्वेशन गिवन है, यहाँ पर की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या होगा इसका मोड। ओके, सो दिस इज आवर टाइप। नेक्स्ट इज मोर देन वन मोड। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, हमने अरेंज करा। ओके, यहाँ पे हमने अरेंज करा तो हमने देखा 38 मान 2 3 टाइम्स है, देन 43 मान 2 3 टाइम्स 43 है। तो यहाँ पे दोनों ही नंबर्स ऐसे हैं जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो दैट इज आर मोड। ठीक है, ये जो मोड है ये कितने टाइम्स से हो रहे हैं, हमारे पास हो गया इस बार
दो मोड हो गए जो हर एक नंबर 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, तो आपके पास एक से ज्यादा भी मोड आ सकते हैं। चलिए, देन उसके बाद है हमारे पास मीन वर्सेस ऑफ मोड। ओके, तो मीन एंड मोड जो है वो एक दूसरे के रिप्रेजेंटेटिव है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। दैट इज मीन एंड मोड बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज ऑफ अ सेट ऑफ डाटा, बट बोथ मे not be applicable equal in each and every situation. We have to analyze the situation, find the representative value for the issue. Okay, यहाँ पे आता है in the example of sales we have seen that the sale depends upon the mode of fashion and not on a mean. तो हमने जो सेल्स है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फैशन पर, कि जो ज्यादा टाइम्स लोगों को पसंद आएगा अब वही चीज यहाँ पर सोल्ड आउट करेंगे, ना कि उसकी मीन पर। चलिए, नेक्स्ट इज मीडियन। अगर हम मीडियन की बात करें तो हमने देखे यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ पे जो मिडल वैल्यू होगी, जो एकदम सेंटर में वैल्यू होगी, वो क्या होगी, हमारी मीडियन। अब देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है हमारा मीन, ठीक है। बट इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होगी वैल्यू, वो क्या होगी, हमारी मोड। बट अगर हमें मीडियन निकालना है, ठीक है, तो जैसे हम इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे, जो सबसे मिडिल वैल्यू होगी वही क्या होगी, मीन, सॉरी, मिडिल वैल्यू यहाँ पे 120 की बने तो वो क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ओके, बट जब आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो आपको सबसे पहले डाटा को अरेंज करना पड़ेगा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो प्रेफर मैं यही कहूँगा आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। चलिए, उसके बाद आगे देखते हैं। So here we are having our exercise that is 13.2 question number. Okay, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें मोड निकालना है, तो चलिए देखते हैं सबसे टाइम्स ज्यादा टाइम्स रिपीट होना है। 1 की ऑब्जर्वेशन देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 9 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 2 रिपीट हो रहा है 14 टाइम्स। 3 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। सो 3 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देन 4 1 2 3 4 5 4 5 टाइम्स। अरे ये 5 और 6 तो बहुत कम टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या रिपीट हो रहा है, जस्ट लाइक आर 2। तो ये क्या हो गया, हमारा मोड। सो मोड इक्वल्स टू 2। ओके, ठीक है सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें मीडियन निकालने के लिए बोला है और मोड भी। देखिए, मोड तो हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, वो देख लेते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे 13 एंड 14 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, पर 14 3 टाइम्स। तो यहाँ पर जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 14। ओके, देन आते हैं मीडियन पर। मीडियन इक्वल्स टू साइज ऑफ n बाय 2 टर्म। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको अरेंज करते हैं सेटिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 12, देन वी आर हैविंग 13 1 2, then we are having 14 1 2 3। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, then we are having 16, then we are having 19। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो साइज ऑफ n बाय 2 टर्म हमारा फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे काउंट करते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑड।
यहाँ पर हो जाएगा n+1/2 टर्म। n कितना हो गया 9, 9+1 10/2, दैट इज 5th टर्म। अब ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 14 क्या हो गई हमारी मीडियट। सो दिस इज योर आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, दैट इज बार ग्राफ्स। तो बार ग्राफ में हमने यहाँ पर बात करी थी, दैट इज वी आर हैविंग a bar graph is a visual representation of numerical data using bar and uniform weight erected vertically and horizontally with equal spacing between them. Okay, तो चलिए इसका एक हम फिगर देख लेते हैं। तो देखिए ये होता है हमारा बार ग्राफ। इसे हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल रेक्टेंगल्स यहाँ पे गिवन है, इनकी विड्थ सेम है, यहाँ पे बीच में जो स्पेस है वो भी सेम रहेगा। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्लास गिवन है, यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है। फाइन, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास 5th क्लास में चिल्ड्रन कितने, दैट इज 135। 6th क्लास में चिल्ड्रन कितने, दैट इज 120। 7th में कितने, दैट इज 95। 8th में कितने हमारे पास, दैट्स लाइक 100। देन 9th में देखेंगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 90। और 10th में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ गए, द लाइक 80 चिल्ड्रंस। तो इस टाइप से हम अपने डाटा को रेक्टेंगुलर बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, देन उसके बाद आता है ड्राइंग डबल बार ग्राफ। तो यहाँ पर तो हम एक डाटा शो कर रहे थे, यहाँ पे हम डबल डाटा शो करेंगे। वैसे जो लाइट ग्रीन है वो क्या शो करता है, वॉचिंग, और जो डार्क ग्रीन है वो क्या शो करता है, पार्टिसिपेटिंग। क्रिकेट में वॉचिंग कैंडिडेट्स कितने, दैट इज 1250 एंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स कितने 650। तो इस टाइप से हम अलग अलग गेम्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे इन दिन टू फॉर्म्स। ये होता है हमारा डबल बार ग्राफ। ओके, so here we are having our exercise that is 30.3। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो so here we are having question number 2, that is comparison between the heights or lengths and weights of some animals is shown in the following bio. Okay, observe the graph carefully and answer the following questions। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ को एनालाइज करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ हाइट्स। तो यहाँ पे जिराफ की हाइट गिवन है और वेट गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, यही किलोग्राम्स में। ओके, तो यहाँ पे ओके, व्हाट इज द रेंज ऑफ हाइट्स। तो हाइट सबसे ज्यादा किसकी है, जिराफ की, और सबसे स्मॉलेस्ट किसकी है, यहाँ पर कैमल की। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं जिराफ की जो हाइट है दैट इज 500 और कैमल की जो हाइट है दैट इज 200। तो यहाँ पर रेंज कितनी हो गई हमारे पास, 500 माइनस 200 दैट इज 300। ओके, नेक्स्ट इज नेम द एनिमल विच आर टॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट। तो देखिए जिराफ ही जो सबसे हैवी भी है और सबसे टॉलेस्ट भी है, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम नाम जिराफ। नेक्स्ट इज सी पार्ट, व्हाट इज द वेट ऑफ द ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच देखते हैं, वेट हमारा पिंक कलर हो गया, दैट इज 200। नेक्स्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट एंड वेट ऑफ फॉर अ लायन। तो लायन की अगर हाइट एंड वेट देखेंगे तो हाइट हो गया आई थिंक 250 एंड वेट इज 200। उसका रेशियो निकालना है तो हमारे पास आ गया दैट इज 250 is to 200। इससे कैंसिल आउट, 5 5s are, then 5 4s are। तो हमारे पास क्या गया 5:4 एज आंसर। तो इस टाइप से आपको अपने जो ग्राफ है उनको एनालाइज करना है और आंसर्स दे दिया। ओके, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। दैट इज द नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स दैट इज स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स sold on the days of a week in a given below and draw a double bar graph for the data and also find the weekly average of sale for each drink।
तो चलिए यहाँ पर आते हैं। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्या पे द नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ ड्रिंक्स सोल्ड ऑन द डे ऑन डेज ऑफ अ वीक आर गिवन बिलो। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी और डेज है, तो हमें यहाँ पे ये निकालना है मंथली, वीकली एवरेज भी निकालना है, और उसके बाद हमें यहाँ पे डबल बार ग्राफ बनाना। देखिए मंथली, सॉरी वीकली एवरेज तो आप निकाल सकते हैं, एड अपॉन डिवाइडेड बाय 2 और 7। तो चलिए इससे पहले हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, दैट इज बार ग्राफ। चलिए तो यहाँ पर हम क्या मेंशन करते हैं, ड्रिंक्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे मंडे में आ जाते हैं, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, देन फ्राइडे, सैटरडे, एंड लास्ट वी आर हैविंग संडे। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ सेल्स। तो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पर करते हैं हम अपना सेल्स। So here we are having 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Then we are having 80, 90, 100, and then 110. ओके, तो चलिए ये सब हो गया हमारा। अब इसको यहाँ पे करते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पे ग्राफ्स मार्क करने हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले मंडे में यहाँ पर, ओके, यहाँ पे हमारे पास 2 शेक्स है, ठीक है, और ड्रिंक्स कह सकते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉबेरी एंड सेकेंड इज स्ट्रॉबेरी। तो स्ट्रॉबेरी के लिए हम यहाँ पर रेड ले लेते हैं। ओके, आप यहाँ पे ब्लू ले लेते हैं चॉकलेट के लिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉबेरी के डाटा शो करते हैं 10 लाइक। तो चल पहले स्ट्रॉबेरी हम शो करते हैं, तो सेकंड 90, ओके, देन ट्यूसडे में हमारे पास आता है 80, देन वेंसडे में आता है हमारे पास 75, देन थर्सडे में आता है हमारे पास 80, देन फ्राइडे देखे तो दैट इज 63, तो यहाँ पर आता है, जितना हमारे फ्राइडे यहाँ कर लेते हैं। देन वी आर हैविंग सैटरडे दैट इज 100, तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 100, दैट इज अ सैटरडे। देन संडे वी आर हैविंग 108। ओके, चलिए अब आदमी चॉकलेट पर, जिसके लिए हमें ब्लू शेड लेनी है।
तो यहाँ बात है 90 फॉर चॉकलेट. Okay, then we are having Tuesday. That is 74. So we are marking here. Then Wednesday, we have 69. Then Thursday, we are having 90. Then Friday, we are on 60K. So we will mark it here. Then Saturday, we are having 90. So this is 90. And Sunday, we are having 100. So we are marking here 100. ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ. तो हम प्रीवियस टॉपिक में एवरेज निकालना सीख चुके हैं, तो आप यहाँ पर एवरेज सेल फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो चलिए इनको थोड़ा शेड कर देते हैं. ये हमारा ग्राफ हो गया है और यहाँ से ले लेते हैं रेड. 1 2 3 4 5 6 7. देन अब आते हैं ब्लू पार्ट पर. तो ये हो गया हमारा डबल बार ग्राफ. ओके, फिर हमने एक्स एक्सिस पर अपना जो भी ड्रिंक्स थी वो शो कर दी, एंड वाई एक्सिस पर हमारी सेल्स हो गई. ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक दैट इज चेंज. तो जब भी हम चेंज की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है देयर इज सम सिचुएशंस और इवेंट्स आर सर्टेन. फॉर एग्जांपल, द सन कमिंग अप फ्रॉम द ईस्ट. सम थिंग्स आर नॉट सर्टेन बट पॉसिबल, like it will rain today. It is impossible that the sun will come up from the west. तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो पॉसिबल हैं और कुछ ऐसी सिचुएशन इम्पॉसिबल है. जैसे सनराइजेस एंड द ईस्ट, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट. ओके, तो वो होगा ही होगा, इससे वो क्या है, पॉसिबल है. अगर हम उसको ईस्ट के वेस्ट बोले तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल. सो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर कुछ अलग अलग सिचुएशंस हैं, जस्ट लाइक सम सिचुएशंस सर्टेन टू हैपन. जस्ट लाइक टू ड्रॉ अ रुपी कॉइन फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ओनली 1 रुपी कॉइन. हमारे बैग में 1 रुपी कॉइन है और हम उसको निकालने हैं, तो 1 रुपी कॉइन ही आएगा. ठीक है. अ हेयर रन्स फास्टर देन अ टॉर्टोइज. आपको एक एनिमल है हेयर, वो टॉर्टोइज से तेज भागता है तो भागी गई. थर्सडे विल बी द डे आफ्टर वेंसडे. और थर्सडे के बाद हमेशा वेडनेसडे किसके बाद आता है, सॉरी थर्सडे किसके बाद आता है, वेडनेसडे के बाद. तो ये चीजें जो हमेशा होती है. That is, next we are having some situations that are impossible. तो जो हो ही नहीं सकते. That is, to throw a dice marked from 1 to 6 and get 6 faces and get 7. तो देखिए हमने डाइस थ्रो करा, उसको कितने फेस लिखे हैं, 1 to 6. क्या 7 आ सकता है, नहीं. That is impossible situation. To draw a ball, blue ball from a box containing 3 red balls and 5 green balls. तो यहाँ पे बॉल ही रेड और ग्रीन है, तो आप उसमें से ब्लू कैसे निकालोगे, वो नहीं निकाल सकते. तो that is impossible. So next is sun coming up from the west. और ये तो ईस्ट से होता है, तो वैसे तो कभी हो ही नहीं सकता. You will see a live dinosaur in the city zoo. ठीक है, डायनासोर अवेलेबल है 9, तो ये भी क्या हो गया हमारी इम्पॉसिबल सिचुएशन. नेक्स्ट इज सम सिचुएशन पॉसिबल दैट हैव अ चांस ऑफ हैपन. जैसे कि वो हो भी सकते हैं और नहीं भी. यहाँ पे देखेंगे टू टॉस अ कॉइन एंड गेट अ हेड, टू थ्रो अ डाइस एंड गेट 6. इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, योर फ्रेंड विल कॉल यू टुनाइट. तो ये हो भी सकते हैं और नहीं भी. तो इसी टाइप की हमारे पास यहाँ पे क्या रहते हैं, चांसेस. सो अब यहाँ पर कुछ और भी चांसेस, टाइप ऑफ चांसेस लाइक इवन चांसेस और इक्वल चांसेस, कि उन दोनों होने के इक्वल चांसेस हो गए. ओके, जो भी इवेंट्स है हमारे पास. नेक्स्ट इज मोर लाइकली और वेरी लाइकली, कि ज़्यादातर हमारे पास इसी चीज़ के चांसेस होंगे या फिर लेस लाइकली, इसके तो होने के कम चांसेस है. अब एग्जाम्पल देखते हैं. इफ यू टॉस अ कॉइन यू हैव even chance if or it is equally like that you will get either head or tail. आपने कॉइन टॉस करा, या तो हेड आया टेल, इक्वल चांसेस हो गए. देन व्हेन यू हैव मोस्ट ऑफ द एप्पल्स एंड फ्यू आर मैंगो, आपकी बास्केट में ज़्यादा एप्पल्स हैं और कुछ ही मैंगोज हैं, तो अगर आप उस बास्केट में से हाथ डाल के निकालेंगे कोई भी फ्रूट, तो ज़्यादा चांसेस किसके हैं, एप्पल के हैं.
ठीक है, दैट इज मोर लाइकली। लेस लाइकली का मतलब इट इज लेस लाइकली टू दैट यू विल विड्रॉ अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 6 कार्ड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एंड उसमें से आपको क्या करना है, एक डिफरेंट कार्ड का कलर निकाल, ब्लैक कलर का कार्ड निकालना है। उसके चांसेस क्या है, बहुत ही कम, ये सब अलग अलग कलर के। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ का चांस निकालना है तो उसके लिए हम एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो चलिए, तो अब आते हैं हम अपने प्रोबेबिलिटी पर। सो व्हेन वी यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी, इट इज अ नंबर ऑफ मेजर्स दैट चेंज ऑफ एन आउटकम हैपनिंग। तो हमारे पास क्या हो सकता है, क्या आ सकता है, वो देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है, जस्ट लाइक यहाँ पर जीरो, इम्पॉसिबल, अनलाइकली, इवन एंड इक्वल चांसेस, लाइकली एंड सर्टेन, इवन, ये सारी क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी। तो 0 से लेकर 1 के बीच में भी हमारे सारी प्रोबेबिलिटीज लाई करती है। ओके, चलो, तो इसी के साथ आ जाता है अपने एक्सरसाइज दैट इज 30.4 पर, और यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल एंड कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सन विल राइज टुमारो, तो ये क्या है, हैपन, सर्टेन टू हैपन और कैन बी, हो भी सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अगर कल रेनी सीजन हुआ तो, रेनी डे हुआ तो मे भी ना निकले। When you are older than yesterday, ये तो होना ही होना है, तो ये क्या हो गया हमारा सर्टेन, एक कल में, एक कल से मैं आज एक दिन बड़ा हो गया। ओके, चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सब सेम है। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो यहाँ पे सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोलेगा अ डाइस इज थ्रोन 100 टाइम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे 100। तो हमें 3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो पॉसिबल आउटकम्स कितने, 19, और टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे 100, तो ये हो गया 19/100। ओके, 6 के देखते हैं, 6 के कितने, 17 अपॉन टोटल कितने थे 100, टोटल कहाँ है हमारे पास हियर। अब इवन नंबर्स का देखते हैं, इवन नंबर्स कौन से हमारे पास, 2, 4, 6, तो 10, 20, 30, 40, 41 एंड दिस इज 46/100। एंड नंबर लेस देन 4, 4 से कम कितने, ये सब है, जैसे 10, 20, 30, 34, 34 और 6, 40 एंड दिस इज 50। So this is 50/100. That is your answer. 10, 20, 30 and this is 50. सही, ओके, तो इस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।